हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्वनी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द ब्लू बुक में। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। या कुछ भी आप नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट भी कराना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम ज़्यादा वेस्ट न करते हुए छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में हम ज़्यादा नॉलेज की बातें करेंगे। टाइम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आज के टॉपिक का नाम अभी नहीं बताऊंगा। ये वीडियो के इंटरवल में, यानी कि जब वीडियो हाफ पे पहुंच जाएगी तब जाके आप देख पाएंगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर याद रखिएगा कि जिस चीज़ की मैं आपसे बात करता हूँ, इंजीनियर की पॉपुलेशन में, मैकेनिकल इंजीनियर्स की पॉपुलेशन में 10% से ज़्यादा लोग इसको नहीं जानते। तो आप उन 90% पीपल्स में से, पॉपुलेशंस में हो सकते हैं जिन्होंने ना तो ये टॉपिक कभी सुना है, ना देखा है, ना कोई ऐसी डिवाइस देखी है जो आज हम देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। ज़रूर आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ देखने को मिलेगी जो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकती है, या आप इसकी अगर नॉलेज रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट दे सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी वीडियो को दो एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टार्ट करेंगे। तो पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल 1 रिलेटेड टू द स्पीड, या मैं ये कहूँ वेलोसिटी। जब भी स्पीड और वेलोसिटी की बात आती है तो हमारे माइंड में कुछ नंबर्स चलते हैं, जैसे स्पीड, वेलोसिटी कितना, एक्स और वाई और जेड, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, और एनी यूनिट विच एवर यू वॉन्ट टू चूज, किसी भी यूनिट को आप चूज कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि कोई एक्समैन है, एक्समैन बोले तो कोई पर्सन है, कोई बॉय है, उसके पास एक बाइक है। एक्समैन, उसके पास एक बाइक है और वो रोज अपने ऑफिस से अपने घर और घर से ऑफिस जाता है। तो ऑब्वियसली जब वो घर से ऑफिस जाता होगा तो कुछ स्पीड पे बाइक को रन करता होगा। अब जब स्पीड पे बाइक को रन करता है वो, तो ये स्पीड क्या है, रिलेटिव, रिलेटिव टू अर्थ, सड़क, या मैं कहूँ किसी ना किसी रेफरेंस के अबाउट स्पीड या वेलोसिटी की बात चल रही है। याद रखना, मैंने एक वर्ड का नाम लिया, रेफरेंस, जो आगे जाके काम आएगा। रेफरेंस के अबाउट बात चलेगी। अब जनरली हम अगर अर्थ पे रहते हैं तो हम एयर से सराउंडेड हैं, हमारी सराउंडिंग में एयर है, दैट इज गैस बोलते हैं आप, जैसे विस्कस फ्लूइड। जब ये राइड कर रहा होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, तो उसी दौरान क्या हो रहा होगा कि इस डायरेक्शन में एयर होगी। हालांकि वो स्टेशनरी है, एयर इज स्टेशनरी, बट it will be in opposite direction of the moving bike. How? कैसे? Suppose the speed of bike is 60 kilometer per hour and the bike is moving towards left. अब जब बाइक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, किसके रिलेटिव, रिलेटिव टू द अर्थ, ये बात हम जानते हैं। लेकिन मैं अगर कहूँ कि अगर मैं रेफरेंस लूँ बाइक का, बाइक को मैं अपना रेफरेंस बना लूँ, तो दो चीज़ें आएंगी यहाँ पे। क्या?
कि मैं बोल सकता हूँ कि ये जो अर्थ है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, अगर रेफरेंस हमने बाइक लिया, या फिर ये जो स्टेशनरी एयर थी, ये हमारे ड्राइवर के यानी कि राइडर के, जो हमारा एक्समैन है, उसके ऊपर और बाइक के ऊपर स्ट्राइक करेगी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमारा यहाँ पे एक ही मोटिव था जानने का, स्पीड एंड रेफरेंस। स्पीड एंड रेफरेंस। तो एग्जाम्पल 1 से जो दो चीजें हमें चाहिए थी हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए, हमें मिल गई। फर्स्ट वन इज स्पीड। स्पीड जब भी आएगी तो एक रेफरेंस के अबाउट आएगी, वेलोसिटी जब भी आएगी वो एक रेफरेंस के अबाउट आएगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, सपोज ये एक रूम है और इस रूम में एक किसी पर्सन का बेड है और इस बेड के ऊपर ये महाशय जी आराम कर रहे हैं। अगेन दिस इज द एक्समैन। एक्स वाई जेड को भी हो सकता है, एक्समैन अभी मूवी वाला एक्समैन ना समझ लेना, कोई भी हो सकता है। छत पे क्या लगा है? सीलिंग फैन है। महीना है मई और जून का। मई और जून के महीने के बीच की बात चल रही है और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रेजेंट नहीं है, उसका कट लगा हुआ है। तो मई जून के महीने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और रूम में सिर्फ और सिर्फ एक एक्समैन है, उसका बेड है और सीलिंग फैन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को आसानी से समझ रहे होंगे कि कितने डिस्कम्फर्ट जोन में होने वाला है। तो डिस्कम्फर्ट जोन कैसे होगा एक्समैन के लिए इस टाइम? एक्चुअली मई जून के महीने में टेम्परेचर हाई होगा, साथ ही साथ जब टेम्परेचर हाई है सराउंडिंग का, तो वो सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे रूम में एंटर कर रहा होगा, हाई है। अब रूम से एंटर करने के बाद में वो एक्समैन की बॉडी में एंटर कर रहा होगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा और वो डिस्कम्फर्ट जोन में जा रहा होगा। अब एकदम से क्या होता है, अभी तक कुछ देर तक ये डिस्कम्फर्ट जोन में था, एकदम से इलेक्ट्रिसिटी जो है आ जाती है, लाइट आ जाती है। और जैसे ही लाइट आती है हमारा फैन, सीलिंग फैन रोटेशन करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही सीलिंग फैन रोटेशन स्टार्ट करता है तो क्या होता है, सराउंडिंग में एयर है और एयर सराउंडिंग में होने की वजह से एयर का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अब जब एयर का फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो क्या होगा, एयर इस पर्सन तक पहुंचेगी और जब एयर इस पर्सन तक पहुंचेगी तो अब इसको थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ में कंफर्टेबल जोन फील होने लगेगा, ये कंफर्ट जोन में धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि कंफर्ट जोन में आना स्टार्ट हो जाएगा? समझिए बात को। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहती है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कि फॉर एनी फ्लूइड बोले तो विस्कस, नॉन विस्कस, या मैं कहूँ कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल, सॉरी विस्कस नॉन विस्कस नहीं, कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल या इनकंप्रेसिबल। तो हमारी जो एयर है वो कैसा फ्लूइड है? कंप्रेसिबल। तो न्यूटन्स लॉ किसी भी फ्लूइड के लिए वैलिड है। क्या कहती है कि हीट ट्रांसफर रेट विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। बिल्कुल सही बात है। यहाँ का टेम्परेचर कुछ T2 रहा होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 रहा होगा,
जिसकी वजह से क्या होगा कि मई जून के महीने में सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा था रूम के टेम्परेचर से, तो हीट ट्रांसफर रेट आउटर टू इनर हुआ, यानी कि आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द रूम हुआ। अब जब रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगा तो बॉडी का टेम्परेचर कम रहा होगा, जिसकी वजह से रूम से टेम्परेचर यानी कि हीट फ्लो करने लगी बॉडी के अंदर, तो टेम्परेचर हो गया बॉडी का भी इक्विवेलेंट टू T2। सपोज, ये मान लेते हैं, ऐसा होगा नहीं लेकिन मान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेम्परेचर T3 इंक्रीज तो होगा ही, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट जोन में पर्सन चला जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही फैन चला है, क्या हम न्यूटन लॉ की बात करें तो पहले न्यूटन लॉ को फिल करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, क्या कहा इन्होंने कि हीट ट्रांसफर दैट इज रेट, रेट के रेट को हम डॉट से डिनोट करते हैं। रेट बोले तो पर यूनिट टाइम, हीट की यूनिट जूल और किलो जूल, और पर यूनिट टाइम will be directly proportional to change in temperature. Also, heat transfer rate directly proportional to surface area through which it passes, and by combining these two equations we get that heat transfer rate directly proportional to area into change in temperature. अब अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा, Q डॉट इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट इनटू A इनटू dt। अब अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स लूं या दो बॉडी लूं, कुछ भी ले सकते हैं, ये रहे हमारे, नेक्स्ट में दिस इज X-man and here is X-boy। दोनों के लिए सराउंडिंग टेम्परेचर T0 और दोनों की बॉडी का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर T3। इट मीन्स अगर मैं बात करूं X-man और सराउंडिंग टेम्परेचर डिफरेंस की तो उसको dt बोल देते हैं, और अगर बात करें X-boy और सराउंडिंग टेम्परेचर की तो ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर भी इक्वल होगा dt के ही, क्योंकि दोनों की बॉडी का टेम्परेचर T3 था और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 था। इट मीन्स dt ऑफ X-man इक्वल्स टू dt ऑफ X-boy इक्वल्स टू dt। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो हीट ट्रांसफर रेट है X-man का, दैट इज कांस्टेंट इनटू A इनटू dt, एंड हियर Q डॉट X-boy इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू A इनटू dt। अब देखो dt और dt तो दोनों में, अब अगर dt दोनों में कॉमन है तो चेंजेस कहाँ आए, सरफेस एरिया की वजह से और कांस्टेंट की वजह से। अब मैं आपसे कह देता हूं कि जो सराउंडिंग एयर है वो दोनों के लिए सेम है। अब अगर सराउंडिंग एयर भी दोनों के लिए सेम है तो डिफरेंस हमारा क्रिएट होता है सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया की वजह से। इट मीन्स अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हीट ट्रांसफर भी ज़्यादा होगा, और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो हीट ट्रांसफर भी कम होगा। एक तरीका हमारा ये। दूसरा जो इम्पोर्टेंट तरीका है जो हमारे इस टॉपिक को आगे मूव करेगा, दैट इज द कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, ये Q डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू सरफेस एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इसको हम लिख सकते हैं Q डॉट इज इक्वल टू न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग HA/dt। ये H क्या है, यही आपका कांस्टेंट है, दैट इज H इज नथिंग बट कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। इसकी यूनिट होती है वोट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, वोट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। अब हमारी लाइफ में इस H का क्या रोल है ये जानने की कोशिश करेंगे। एक पर्सन था, दैट इज X-man,
was resting in his room below the ceiling fan. जब इलेक्ट्रिसिटी का कट था, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं थी, तो सीलिंग फैन रोटेशन में नहीं था। रोटेशन में ना होने की वजह से जो सराउंडिंग एयर थी उसका फ्लो नहीं था। जब सराउंडिंग एयर का फ्लो नहीं है, सराउंडिंग एयर का फ्लो नहीं है, तो H की वैल्यू होगी लेस। और जब सराउंडिंग एयर का फ्लो होगा, प्रेजेंट होगा, तो H की वैल्यू होगी हाई। इट मीन्स जैसे जैसे एयर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे H की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे H की वैल्यू बढ़ेगी। और जैसे जैसे H की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे हीट ट्रांसफर रेट की वैल्यू बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? ये एक्समैन भाई साहब का हैंड है। जब एयर फ्लो नहीं कर रही थी, तो उस टाइम पे एयर पार्टिकल आता था, धीरे 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 टच किया। टच करने से क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर ये एब्जॉर्ब करेगा और निकल लेगा। लेकिन जब एयर फ्लो कर रही होगी हायर वेलोसिटी से, तो एक पार्टिकल तो आएगा ही आएगा, और वो हाई वेलोसिटी से आएगा एकदम से क्विकली। उसके साथ में और भी पार्टिकल्स क्विकली आएंगे, जिसकी वजह से अब जो है टेम्परेचर एब्जॉर्बिंग जो कंडीशन होगी वो ज्यादा होगी, या मैं कहूँ सॉरी, नॉट टेम्परेचर एब्जॉर्बिंग, हीट एब्जॉर्बिंग कंडीशन जो होगी वो ज्यादा होगी, जिसकी वजह से बॉडी का हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा, और पर्सन जो था, एक्समैन जो था, वो कंफर्ट जोन में आ जाएगा। तो तीन चीजें हमने अभी सीखी: स्पीड, रेफरेंस एंड एच, एंड एच। अब इस स्पीड को मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करेंगे उसको हम कहेंगे एनेमोमीटर। स्पीड की जरूरत क्यों पड़ी? आपको स्पीड से क्या लेना देना है? एयर के किसी रूम में लेना देना है। क्या लेना देना है? कि ये जो हमारा एच है ये डिपेंड करता है स्पीड पे। अगर स्पीड कम होगी तो एच की वैल्यू कम होगी, और अगर स्पीड ज्यादा होगी तो एच की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर हम स्पीड या एयर वेलोसिटी का पता लगा लें, तो हम ये बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर रूम में कोई पर्सन कंफर्टेबल जोन में होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो उसकी कंफर्ट कंडीशन कितनी होगी, या फिर डिसकंफर्ट कंडीशन कितनी होने वाली है। तो इस एयर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए ही जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसको हम कहेंगे एनेमोमीटर। कैसे ये मेजर करेगा वेलोसिटी को? पहले तो होगा कैसा ये देखते हैं। मेन पार्ट चार होने वाले हैं। फर्स्ट वन इज स्टेटर, second one will be rotor blades. These are the blades. This is the indicator. स्केलिंग होगी। ये हमारा एक्सटर्नल पार्ट जो है दैट इज स्टेटर,
these are blades of rotor. This is rotor, this is इंडिकेटर. हमारा जो इंडिकेटर के निडल है वो कनेक्टेड है रोटर से बाय गियर्स, गियरिंग अरेंजमेंट. क्या होगा, जैसे ही एयर का फ्लो स्टार्ट होगा, एयर इन ब्लेड्स पे स्ट्राइक करेगी, जिसकी वजह से ब्लेड में रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी. सपोज इट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सपोज हम मान लेते हैं. तो एकदम से क्या होगा, जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट होगा वैसे ही निडल में भी फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाएगी, ये फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर देगा. और जब ये ब्लेड्स एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे आके स्टेबल हो जाएंगे तो हमारी निडल भी एक पोजीशन पे स्टेबल हो जाएगी. और जब ये एक पोजीशन पे स्टेबल हो जाएगी तो हमें वहाँ की रीडिंग मिल जाएगी, हम वहाँ की रीडिंग को नोट कर लेंगे. तो सिंपल, वेरी सिंपल, एनेमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग एयर. अब तीन चीजें फिर से ध्यान दो. स्पीड, हमने एयर की स्पीड मेजर की. रेफरेंस, रेफरेंस होना जरूरी है. क्यों मेजर की, मैंने एक एग्जांपल लिया h के तौर पे. अगर वेलोसिटी हाई होगी तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू हाई होगी, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर रेट भी हाई होगा और पर्सन जो होगा, एक्समैन जो होगा, कंफर्ट जोन में बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा. और अगर एयर वेलोसिटी कम होगी तो h की वैल्यू कम होगी, जिसकी वजह से पर्सन की बॉडी से हीट ट्रांसफर रेट लो होगा और वो डिस्कम्फर्ट जोन में रहने वाला है. ये तो मैंने आपके साथ में एग्जांपल शेयर की. इसके अलावा और भी बहुत जगह हैं जहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं. इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं. सपोज एनटीपीसी में हमारे कंडेंसर्स लगे होते हैं और वहाँ पे ब्लोअर्स लगे होते हैं, फैंस लगे होते हैं. अब अगर आप उन फैंस से निकलने वाली सराउंडिंग एयर की वेलोसिटी को मेजर करना चाहते हो तो आप एनेमोमीटर को यूज कर सकते हो. कैसे यूज करेंगे ये भी देखते हैं. मैं रूम का एग्जांपल लेता हूं. कुछ रेफरेंस है, क्योंकि रेफरेंस, स्पीड रेफरेंस जरूरी है. और ये सीलिंग फैन है. सीलिंग फैन है, जब ये स्टार्ट होगा, रोटेशन करेगा तो सराउंडिंग एयर का फ्लो होगा. तो ये जरूर देखना है कि आपको किस पॉइंट पे वेलोसिटी मेजर करनी है. अगर मैं एनेमोमीटर को पिक करूं और इस पोजीशन पे लगाऊं तो मुझे यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगी कुछ, लेकिन अगर मैं इस पोजीशन पे लगाऊं तो वेलोसिटी होगी कुछ, और अगर इस पोजीशन पे लगाऊं तो वेलोसिटी होगी कुछ और. तो जरा सोचिए कि वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी. इस पोजीशन 1 पे, इस पोजीशन 2 पे, इस पोजीशन 3 पे. और सोचने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस पोजीशन पे, किस रेफरेंस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होने वाली है. चलिए अब मैं आपको एनेमोमीटर का पिक्टोरियल व्यू दिखाता हूं फ्रॉम द बुक द ब्लू बुक, दैट इज अ हैंडबुक ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से. दिस इज एनेमोमीटर. ये आपको व्यू नजर आ गया होगा. ये रहा आपका एनेमोमीटर. ये स्टेटर, ये ब्लेड्स ऑफ द रोटर, ये नीचे जस्ट इस इंडिकेटर के ये इंडिकेटर है, या स्केल इसके जस्ट नीचे रोटर है जिससे ब्लेड्स कनेक्टेड है. जैसे ही एयर इन ब्लेड्स पे स्ट्राइक करेगी, ये ब्लेड रोटेशन करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से रोटर रोटेशन में होगा और ये निडल मूव करने लगेगी और आप रीडिंग को यहाँ से नोट कर लेंगे जब ये स्टेबल हो जाएगा. तो आई विश दैट आपको बहुत कुछ यहाँ से जानकारी मिली होगी. और अगर आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलने वाली है. तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. थैंक यू और सेफ रहिए, घरों में रहिए.